हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत की जलवायु को डिटेल में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जो जो कारक प्रभावित करते हैं भारत की जलवायु को, जैसे एल नीनो, ला नीना वगैरह, यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये आने वाले आरओ के एग्जाम के लिए, वीडियो के एग्जाम के लिए और पीईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें डीप में क्लियर की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। अब जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस होता है? तो मौसम कुछ समय के लिए होता है, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद बरसात आएगी, फिर ठंडी आ जाएगी। और जो जलवायु होती है वो काफ़ी लंबे समय तक का एक टाइम पीरियड होता है, कई सालों तक, कई वर्षों तक ये चलता रहता है। इसको जलवायु कहते हैं। अब भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है इसे उष्णकटिबंधीय एरिया कहते हैं। और हमारे भारत का ज़्यादातर एरिया जो है उष्णकटिबंध में आता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे भारत को उष्णकटिबंधीय एक मानसून की जलवायु वाला देश बनाती हैं, जैसे कि हिमालय है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मौसम शब्द से हुई है। मौसम किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अब कर्क रेखा यहीं पे देख लीजिए किस किस राज्य से भारत के होकर गुजरती है। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं इधर से, तो पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा किस डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर स्थित है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो पीईटी के एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन से कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आप आरओ या फिर वीडियो के एग्जाम की बात करें तो हो सकता है उसमें स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी जलवायु को ये कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले बात करें अक्षांश, हमारी जो जलवायु है भारत की उसको किस तरह से प्रभावित करता है। तो अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। ये वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है। ऐसे ऐसे जो रेखाएं होती हैं उसे देशांतर कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हमारी जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले भी हमने देखा था जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हीं में से एक अक्षांश रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री इसे मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। हम यहाँ पर स्थित हैं। तो भारत के ऊपर जब सीधे सीधे कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकेगा तब हमारे यहाँ गर्मी होती है। अब जैसे सितंबर आ गया तो धीरे धीरे सूर्य जो है भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है, हमारे यहाँ गर्मी कम होती जा रही है। तो सूर्य इधर जा रहा है भूमध्य रेखा की ओर। हम अगर 0 डिग्री पे होते तो हमारे यहाँ हमेशा सूर्य सीधे चमकता। 0 डिग्री पर अगर हम स्थित होते भूमध्य रेखा पर तो रोज़ बारिश होती है, दिन का तापांतर जो है बहुत कम होता है, हमेशा एक ही तरह का टेम्परेचर बना रहता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे टेम्परेचर में भी डिफरेंस जो है दिन और रात का वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे अगर बात करें 0 डिग्री पे तो यहाँ दिन रात का टेम्परेचर सेम रहता है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बस। उसके बाद जब 0 डिग्री से धीरे धीरे मकर रेखा पर सूर्य पहुँच जाएगा तो हमारे यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, तब हमारे यहाँ सीधी किरणें नहीं पहुँचेंगी सूर्य की और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। उस टाइम पर जो मकर रेखा पर स्थित देश होंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे गर्मी पड़ेगी। जैसे जनवरी में गर्मी पड़ती है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये हमारी जलवायु को, भारत की जलवायु को ये अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती हैं। आगे बात करेंगे हिमालय पर्वत किस तरह से हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। तो ध्रुवों से आने वाली जो हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं, ये जैसे ध्रुव है, यहाँ पे सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकेगा, तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनको हिमालय रोक लेता है। इस तरह से हिमालय जो है हमारी रक्षा करता है ठंडी हवाओं से। इसके अलावा साइबेरिया वाले जो जंगल हैं जो रशिया में पाए जाते हैं वो भी काफ़ी नज़दीक है उत्तरी ध्रुव के, इसलिए वहाँ पर ठंडी पाई जाती है। वहाँ से भी काफ़ी हवाएँ आती हैं। अगर हिमालय ना होता तो हमें हमेशा ठंडी लगती रहती। तो ये हिमालय जो है हमारी रक्षा करता है। आगे बात करेंगे, ये एक प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में हिमालय काम करता है। मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। अगर बात करें जो मानसूनी हवाएं जो इधर से आती हैं वो इसी हिमालय पर्वत की वजह से रुक जाती, नहीं तो आगे निकल जाती हैं और चाइना वगैरह में बारिश कराती। हमारे यहाँ उतनी बारिश ना होती, इसलिए यहाँ पे ये आर्द्रता जो है उसको रोकने का काम करता है हिमालय पर्वत। आगे बात करेंगे जल और स्थल का वितरण। जल और स्थल का वितरण किस तरह से हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। तो जल हमें पता है कि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। अगर वहीं बात करें स्थल की तो स्थल जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। जैसे हमारे छत पे जो टंकी रखी रहती है पानी की, दिन में अगर 11-12 बजे तक की बात करें तो उतना गर्म पानी नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है, मौसम तो ठंडा होने लगता है शाम को, लेकिन पानी अभी भी गर्म बना हुआ है, तो धीरे धीरे वो ठंडा होने का प्रोसेस शुरू होता है, रात तक जाके कहीं पानी जो है ठंडा हो पाता है। उसी तरह से जल और स्थल का भी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद
महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जब शीत ऋतु में, ठंडियों में ये जो सागर है काफ़ी टाइम तक ये ठंडा हुआ है, लगातार धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। लेकिन जब गर्मी आ जाती है उस टाइम तक ये ठंडा नहीं हो पाता, उसके हिसाब से ये स्थल वाला जो भाग है ये जल्दी से गर्म हो जाता है गर्मियों में। तब तक ये वाला जो पार्ट है, पानी वाला पार्ट, ये अभी ठंडा बना हुआ है। अब यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिए, अगर दो जगह है, एक जगह ठंडी है एक जगह गर्म है, तो जो जगह ठंडी होती है वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हवाएं नीचे बैठती हैं। जो जगह गर्म होती है वहाँ पे वायुदाब कम होता है क्योंकि हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। और एक चीज़ यहीं पे और जान लीजिए, जहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है उधर से हवा चलती है और जहाँ कम वायुदाब होता है उसको कवर करने की कोशिश करती है। यही चीज़ यहाँ पे मानसून में भी होता है। जब ये सागर जो है ठंडा है, अभी गर्मियों की बात करें, स्थलखंड जो है गर्म हो गया है, सागर अभी भी थोड़ा ठंडा बना हुआ है, तो हवाएं इधर को चलेंगी और यही मानसून लाने का कारण बनती हैं। जैसे दक्षिण पश्चिम जो हमारा मानसून है, यहाँ पे थोड़ा ठंडी है, यहाँ से हवाएं जो है, यहाँ पे वायुदाब ज़्यादा हो गए, यहाँ से हवाएं उठी, यहाँ पे गर्म है एरिया, इसको कवर करने की इन्होंने कोशिश की इन हवाओं ने, क्योंकि वायुदाब कम हो गया है, इसको कवर करेगी और यही जो है यहाँ से आर्द्रता उठाएगी और यहाँ पे बारिश करवाएगी। तो इस तरह से हमारी जलवायु डिसाइड होती है। समुद्र तट से दूरी भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे जो एरिया समुद्र तट से दूर होगा, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ विषमकारी जलवायु पाई जाएगी, यानी अच्छी जलवायु नहीं पाई जाएगी। गर्मियों में खूब गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में खूब ठंडी पड़ेगी, क्योंकि समुद्र का इसमें प्रभाव कम रहेगा। यहाँ पे जो समुद्र है इससे दूर हो जाएगा तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। और कर्क रेखा भी यहीं से गुजरती है, ये वाले एरिया से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से थोड़ी ही दूर पे है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन उसके थोड़ा सा दक्षिण से होकर गुजरती है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी का कारण बनती है। आगे बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई। अगर कहीं भी बात करें, यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आगरा और दार्जिलिंग। आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आगरा है, उत्तर प्रदेश में आगरा हो गया, दार्जिलिंग यहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के सबसे उत्तरी कोने पर है दार्जिलिंग। तो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वो हिमालय के प्रभाव के कारण थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पे ठंडा मौसम बना रहता है, जबकि आगरा वाला जो एरिया है काफ़ी गर्मी रहती है यहाँ पर। तो ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, ऊंचाई भी प्रभावित करती है। आगे बात करेंगे स्थलाकृति किस तरह से प्रभावित करती है जो हमारी जलवायु है। तो दक्कन और अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, या विंध्यन, सतपुड़ा, ये सभी चीज़ें हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो शाखा इधर से गई, यहाँ पे गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बारिश होती है। यहाँ पे जो मेघालय वाला एरिया है, मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है विश्व में। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है, यहाँ पे हिमालय से टकराती है। इसके बाद यहाँ वाली एक शाखा इधर से जो जा रही है वो यहाँ पे अरावली से जाकर टकराती है। यहाँ पे दक्कन वाले पठार हैं, इसलिए इधर वाले पश्चिमी घाट में इधर वर्षा ज़्यादा होती है। दक्कन का पठार जो है आर्द्रता को इधर नहीं जाने देता हवाओं को, इसलिए ये वाला एरिया जो है सूखा रह जाता है। आगे ये हवाएं यहाँ पे टकराएंगी अरावली वाले पर्वत से, इस वाले पर्वत से, और उसके बाद यहाँ से हवाएं मुड़ जाती हैं। उसके बाद कराची में पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं, इधर नहीं जा पाती ज़्यादा, इसलिए ये वाला जो एरिया है एकदम गर्मी रह जाती है। यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थल बन जाता है, तो ये अरावली पर्वत के कारण उधर हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं हमारी जलवायु को। आगे बात करेंगे मानसूनी हवाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं हमारी जलवायु को। तो जैसे अभी हमने बात की, गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है आता है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती हैं जो कि समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की तरफ गर्मियों में चलती हैं, जो हमारे यहाँ मानसून लाने का कारण बनती हैं। उसके बाद एक उत्तर पूर्वी शीतकालीन हवाएं होती हैं जो सर्दियों में चलती हैं स्थल से समुद्र की ओर, और इन्हीं हवाओं के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ठंडियों में दिसंबर के टाइम पे बारिश होती है, जब मानसून वापस लौटता है। मानसून का जो निवर्तन होता है, जैसे मानसून के वापस जाने को निवर्तन कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी शीतकालीन हवाओं की वजह से ही ये निवर्तन होता है, जो स्थल से समुद्र की ओर होती हैं, और ये जो है तमिलनाडु में काफ़ी बारिश कराती हैं। आपने सुना होगा कि ठंडी के टाइम पर जो है तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, चेन्नई में बाढ़ आ गई, तो ये सब इन्हीं हवाओं के कारण होता है, उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण। आगे बात करेंगे ऊपरी वायु परिसंचरण क्या होता है। तो जेट हवाएं चलती हैं, दो तरह की जेट हवाएं होती हैं, एक पश्चिमी एक पूर्वी। जो पश्चिमी जेट हवाएं होती हैं, ये जो स्थल होता है, स्थल भाग, उससे 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, बहुत तेज हवाएं होती हैं ये, और यही पश्चिमी विक्षोभ के लाने का कारण होती हैं। पश्चिमी विक्षोभ किस तरह से आता है, ये भूमध्य रेखा वाला जो एरिया है वहाँ से आर्द्रता उठाती हैं ये हवाएं। उसके बाद जो है अगर दिल्ली वगैरह की बात करें तो ठंडियों में यहाँ पे कभी कभी ओला पड़ता है, दिल्ली में बारिश होती है, सर्दियों में बिल्कुल। तो ये किस कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो कि जेट हवाओं की वजह से होता है।
आगे बात करेंगे पूर्वी जेट हवाओं की, यानी पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करें तो गर्मियों में ये तिब्बत के ऊपर चलती हैं। तिब्बत वाला जो पठार है जहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है उसके ऊपर ये बहती हैं हवाएं, और बहुत गर्मी हो जाती है तिब्बत के पठार के ऊपर। इस वजह से वायुदाब बहुत कम हो जाता है। उस वायुदाब को कवर करने के लिए समुद्र से हवाएं उठती हैं, उस वायुदाब को कवर करने के लिए आती हैं और ये मानसून को लाने का भी कारण बनती हैं। तो मानसून लाने में हेल्प करती है, हमारी जलवायु को निर्धारित करने में जेट हवाएं भी हमारा जो है हेल्प करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई। आगे बात करेंगे एल नीनो और ला नीना क्या होता है। तो एल नीनो और ला नीना में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे एक प्रशांत महासागर है, ये आपने देखा ही होगा, मैप वगैरह देखा होगा। तो प्रशांत महासागर के इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका है। तो जब एल नीनो आता है तो ये वाला जो एरिया दक्षिणी अमेरिका के किनारे वाला एरिया इधर पेरू स्थित है। पेरू के पास पानी जो है ये बहुत गर्म हो जाता है, और जब पानी बहुत गर्म हो जाएगा तो इस वाले एरिया में काफ़ी अच्छा खासा बारिश होगी, बाढ़ आएगी, सब होगा इधर एल नीनो। लेकिन इधर वाला जब इधर ठंडा हो जाएगा, इधर बारिश हो रही है लेकिन ये वाला पानी ठंडा हो गया, जब यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो इधर बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। जब एल नीनो आता है, ये कभी कभी होता है, एल नीनो जब बनता है तब एशिया वाले एरिया में, भारत में बहुत सूखा वगैरह पड़ जाता है, मानसून अच्छा नहीं आता एल नीनो की वजह से, क्योंकि इधर वाला पानी ठंडा हो गया, इधर वाला गर्म हो गया। तो इधर भारत में सूखा, ऑस्ट्रेलिया में सूखा, सब पड़ जाएगा। ला नीना में उल्टा होता है इसका, इधर वाला पानी ठंडा हो जाता है तो इधर सूखा पड़ जाएगा और इधर बाढ़ आएगी, मानसून आएगा, काफ़ी बारिश होगी। तो ला नीना बारिश करवाता है, एल नीनो सूखा पड़वाता है। तो यही चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट आप इसको याद रख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे हिट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे केरल में हिट करता है 1 जून के टाइम पे। अब किसी किसी बुक में ये डेट वगैरह अलग लिखी मिल सकती है, लेकिन 1 जून को ज़्यादातर यहाँ पे मानसून आ जाता है, और एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा इधर जाती है, और ये वाली शाखा जब इधर जाएगी तो यहाँ पे मानसीराम में काफ़ी बारिश कराएगी, मेघालय में। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएगी और इसकी आर्द्रता कम होती जाएगी। यहाँ पे जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पूर्व में ज़्यादा बारिश होगी और पश्चिम में कम होगी। गोरखपुर वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होती है, वही मथुरा वगैरह दिल्ली की साइड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बारिश भी कम होती जाएगी, क्योंकि आर्द्रता कम हो रही है। अब दूसरा वाला जो यहाँ पे एक शाखा है वो इधर की तरफ जाती है, पश्चिमी घाट पे खूब बारिश होगी, पूर्वी घाट पे नहीं होगी, दक्कन के पठार की तरफ वजह से। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी इधर अरावली से टकराएगी, यहाँ पे विंध्यन रेंज है, इधर सतपुड़ा रेंज है, थोड़ा बहुत यहाँ से जाएगी हवा और थोड़ी आर्द्रता लेके जाएगी और थोड़ी ही बारिश कराएगी। तो ये वाला एरिया जो है काफ़ी सूखा रह जाता है। उसके बाद आगे बात करें, इधर अरावली से टकरा के जब ये हवाएं इधर की तरफ घूमेंगी, जब इधर की तरफ घूमेंगी तो ये पाकिस्तान चली जाएंगी, और इधर ये वाला एरिया जो है राजस्थान वाला एरिया सूखा पड़ जाता है यहाँ पर। और इधर जो है जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे भी सूखा पड़ा रहता है। और यहाँ पे आते आते, इस जगह पे आते आते तो सभी हवाओं की आर्द्रता, इधर वाले की शाखा की भी आर्द्रता खत्म हो जाती है, इधर की भी खत्म हो जाती है। तो लेह में सबसे कम जो है बारिश होती है, सबसे ज़्यादा मासिनराम में, सबसे कम लेह में। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला एरिया जो है कोरोमंडल तट कहते हैं इसे, तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पे दिसंबर में बारिश होती है, जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे यहाँ पे बारिश होती है, चेन्नई वगैरह में, थोड़े एरिया में। आगे बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा हमने देखा था अभी मासिनराम मेघालय में, सबसे कम लेह में होती है। किस तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर। इसके अलावा जैसलमेर में औसत वर्षा कितनी होती है? यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। कुल भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? तो 112 से 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है भारत में। जैसलमेर में बहुत कम होती है, 12 सेंटीमीटर। आगे एक चीज़ और पूछा जाता है कि किस दिन दिन रात बराबर होते हैं। तो ये सभी चीज़ें, किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है या फिर किस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटे दिन से शुरू करते हैं, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा पर चमकता है। ये मकर रेखा है, हम जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं, हमसे सूर्य काफ़ी दूर है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूर्य दूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। और जो पृथ्वी है जिस साइड पे उसके सूर्य आ जाएगा वही वाला एरिया ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जहाँ पे किरणें सीधी पड़ेंगी। तो सूर्य जब सीधा मकर रेखा पर चमकता है तो कर्क रेखा पर काफ़ी सर्दी पड़ती है, और ये 22 दिसंबर का दिन होता है जब सीधा मकर रेखा पर चमकता है। उस टाइम पे कर्क रेखा पे सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। आगे बात करेंगे यहाँ पर, इधर वाला जो ये वाला चीज़ है 21 मार्च, यहाँ पे हो गया 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च देखेंगे, जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पर सीधा चमकता है। उस टाइम पे दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो बसंत ऋतु में 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं कर्क रेखा पर। आगे बात करेंगे,
21 जून की बात करें तो सीधा जो है सूर्य कहाँ पे चमकेगा, सीधा सूर्य चमकेगा कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और यहाँ पे वहीं मकर रेखा पे सबसे छोटा दिन हो जाएगा। तो 21 मार्च को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। आगे यहाँ पे बात करें, अब 2 बार दिन रात बराबर होते हैं। एक हमने देखा था यहाँ पे 21 मार्च को दिन रात बराबर हुआ, उसके बाद एक बार और बराबर होगा जब वापस से जब सूर्य जाएगा और भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। जब यहाँ से वापस कर्क रेखा से फिर से जा रहा है मकर रेखा के साइड, तो एक बार फिर से 23 सितंबर को दिन रात बराबर होंगे जब 0 डिग्री पे चमकेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।